अरे सुनती हो, एक बड़ी खुशखबरी लाया हूँ। रामदयाल बाबू ने ऑफिस से घर आते ही अपनी पत्नी को आवाज लगाते हुए कहा, आती हूँ जी, आपके लिए चाय बना रही हूँ। पति की आवाज सुनकर सबिता जी ने किचन से ही जवाब दिया और अगले 5 मिनटों के अंदर सबिता जी चाय और नमकीन लेकर आईं और रामदयाल बाबू के पास सोफे पर बैठते हुए पूछा, हाँ कहो जी, क्या बात है? महुआ दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ गई है? ट्यूशन के लिए गई है, आ ही रही होगी। अच्छा ठीक है, आज अमरकांत बाबू मेरे ऑफिस आए थे। वही ना, जो केसरबाग में रहते हैं? हाँ हाँ वहीं। उनका इकलौता लड़का सर्वेश अच्छी सरकारी नौकरी पा गया है और वे अपनी महुआ का हाथ अपने बेटे के लिए मांग रहे थे। रामदयाल बाबू ने खुश होकर अपनी पत्नी को बताया, ये तो बड़ी खुशी की बात है जी। आज के समय में ऐसा कहाँ होता है? दहेज भी दो और चप्पल भी घिसो, तब जाकर कोई अच्छा लड़का मिलता है। सबिता जी भी काफी खुश थीं। अपनी महुआ भी तो लाखों करोड़ों में एक है, रूप गुण सब में अव्वल। रामदयाल बाबू ने गर्व से कहा। महुआ ने जैसे ही घर के अंदर कदम रखा था, अपने माँ पापा की आवाज़ सुनकर उसके कदम ठिठक गए थे। पिता के मुंह से अपनी शादी की बात सुन उसे अच्छा नहीं लगा था। वो लगभग गुस्से में घर के अंदर आई और बोली, पापा मुझे भी पढ़ना है, मेरी शादी वादी का तो अभी सोचिए ही मत। अरे बेटा, जो रिश्ता खुद चलकर आया है उसे कैसे ठुकरा दें? रामदयाल बाबू ने कहा, बिटिया तुम अंदर चलो, मैं आती हूँ तो बात करेंगे। सबिता जी ने महुआ को बोलने का मौका दिए बिना कहा। रामदयाल बाबू सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे और अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। वेतन की सीमित आमदनी में अपने परिवार का पालन पोषण लखनऊ जैसे शहर में रहकर कर रहे थे। महुआ के अलावा उनका एक बेटा भी था, पीयूष, जो महुआ से छोटा था और इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में था। आज संडे था और महुआ को देखने अमरकांत बाबू अपनी पत्नी सुनैना और बेटे सर्वेश के साथ आए हुए थे। महुआ सबको पहले से पसंद तो थी ही, ये बस रस्म अदायगी हो रही थी ताकि शादी के पहले सर्वेश और महुआ को मिलवा दिया जाए और दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ लें। इसीलिए महुआ के लिविंग रूम में आते ही अमरकांत बाबू ने कहा, बेटा हम बुड्ढों के बीच में तुम दोनों क्या बैठोगे, दूसरे कमरे में जाकर बातचीत कर लो। आजकल के चलन के मुताबिक लड़के लड़की को एक दूसरे को समझना अधिक जरूरी है। क्या कहते हैं रामदयाल बाबू? अमरकांत जी ने रामदयाल बाबू की तरफ स्वीकृति के लिए देखा। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं भी यही चाहता हूँ कि दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान समझ ले। रामदयाल बाबू ने अमरकांत जी के हाँ में हाँ मिलाई। सर्वेश ने महुआ को पहले से देखा हुआ ही था और उसकी खूबसूरती पर वो फिदा था। महुआ को भी बातचीत में सर्वेश पसंद आया। माता पिता का दबाव था ही तो उसने भी शादी के लिए हाँ कह दिया। फिर क्या था, आनन फानन में सगाई और शादी की तारीख भी पक्की हो गई और महुआ दुल्हन बनकर अमरकांत बाबू के घर आ गई। लेकिन अगले ही दिन अमरकांत बाबू के घर में तूफान आ गया। जब घर की महिलाओं ने सुहाग रात में पलंग पर बिछी सफेद चादर को बेदाग पाया, सर्वेश भी बुरी तरह गुस्साया हुआ था और रात में ही महुआ से संबंध बनाने के बाद से ही उसे लगातार पूछे जा रहा था, बता तूने शादी से पहले और किस किस से संबंध बनाया था? सर्वेश का सवाल सुनकर महुआ ने दुख और अपमान में डूबकर कहा, किसी से नहीं। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? अगर किसी से संबंध नहीं बनाया तो तुम्हारा वर्जिनिटी ब्लड चादर पे क्यों नहीं लगा? तुम्हें वो दर्द क्यों नहीं हुआ जो सभी वर्जिन लड़कियों को पहली बार होता है? कहते हुए सर्वेश रात में ही उठकर कमरे से बाहर जाने लगा। मेरी बात तो सुनिए। महुआ ने सर्वेश से कुछ कहने की कोशिश की। मुझे झूठी मनगढ़ंत कहानियां सुनने का कोई शौक नहीं है। बोलते हुए सर्वेश तेजी से रूम से बाहर चला गया और सुबह अपने बेटे को मेहमानों के साथ सोया देख सुनैना जी का माथा ठनका तो वो दंदनाते हुए सीधे महुआ के पास सवाल करने पहुंची। महुआ बेड पर अपने घुटनों में अपना सर छुपाए उदास बैठी थी। गालों पर उसके आंसुओं के सूखे निशान थे। आते ही सुनैना जी ने पहली तीखी नज़र से महुआ को देखा और फिर बेड पर बिछी चादर पर नज़र दौड़ाई। कोरा चादर और बहू का हुलिया देख जल्दी ही उनकी समझ में सारी बात आ गई। फिर क्या था, घर में तूफान ऐसा उठा कि किसी ने महुआ से पानी के लिए भी नहीं पूछा और उसे धिक्कारने का सिलसिला जारी रखा। अमरकांत जी ने रामदयाल बाबू को फोन कर कड़ी आवाज में कहा,
आपने हमारे पल्ले अपनी चरित्रहीन लड़की बांध दी है। सुबह सुबह अमरकांत जी की यह बात सुन रामदयाल बाबू एकदम से चकरा गए और अटकते हुए कहा, ये आप क्या कह रहे हैं समधी जी? लेकिन अमरकांत जी ने सवाल का जवाब देने की बजाय अपनी ही रौ में कहना जारी रखा, अगर आपकी बेटी का चक्कर किसी और लड़के के साथ था तो हमें शादी के लिए मना कर देना चाहिए था। अब आइए और अपनी बेटी को यहाँ से ले जाइए। इतना कह अमरकांत जी ने फोन रख दिया। रामदयाल बाबू ने घबरा कर सारी बात अपनी पत्नी सबिता को बताई और महुआ से कॉल कर बात करने को कहा। शादी में आए मेहमानों से अभी घर भरा था, इसीलिए सबिता जी अपने कमरे में गईं और दरवाज़ा बंद कर महुआ से सारी बात की जानकारी ली। फिर बाहर आकर रामदयाल बाबू से बोली, महुआ के ससुराल चलिए, उन्हें गलत फहमी हो गई है, उसे दूर करना जरूरी है। कुछ देर के बाद ही रामदयाल बाबू और सविता जी अमरकांत जी के लिविंग रूम में अमरकांत जी, सुनैना जी और सर्वेश के सामने अपराधियों की तरह बैठी थी। महुआ को भी बुला लिया गया था और वो बिखरे बाल अस्त व्यस्त कपड़ों में ही आकर अपनी माँ से सट कर बैठी थी। सविता जी सबको एक कागज़ दिखाते हुए कह रही थी, देखिए ये मेडिकल रिपोर्ट। महुआ जब 13-14 साल की थी तभी एक दिन वो स्कूल से आते हुए साइकिल से गिर गई थी और महुआ को एकदम से याद हो आया कि वो साइकिल से गिरी थी और उसके दोनों जांघों के बीच कुछ तेज चुभा था। शायद वो रास्ते पर पड़ा कोई पत्थर था और फिर उसकी पैंटी खून से भर गई थी। खूब दर्द हुआ था। घर आकर उसने जब सबिता जी को सारी बात बताई थी तो सबिता जी उसे गायनकोलॉजिस्ट के पास लेकर गई थी। तभी सबिता जी के आग्रह पर गायनकोलॉजिस्ट ने वर्जिनिटी झिल्ली के एक्सीडेंट में फट जाने की रिपोर्ट लिखकर सबिता जी को दिया था। वही रिपोर्ट सबिता जी, सुनैना जी और सर्वेश को दिखाकर संतुष्ट करना चाह रही थी। कोई कुछ बोलता इससे पहले ही सर्वेश ने कड़े शब्दों में कहा, मैं नहीं मानता इसे। आपको पता था कि आपकी बेटी वर्जिन नहीं है, इसीलिए आपने ऐसी रिपोर्ट बनवा कर रख ली होगी। आप इसे ले जाइए, मैं किसी की जूठन को अपने पास नहीं रख सकता। सर्वेश की बात सुनकर रामदयाल जी का चेहरा तमतमा गया। उनका मन किया कि एक बार को उससे पूछे कि तुम्हारी वर्जिनिटी का क्या प्रमाण है, लेकिन मौके की नजाकत देख उन्होंने बस इतना कहा, महुआ बेटा, अपने कपड़े और मेरे दिए हुए गहने लेकर आओ और मेरे साथ अपने घर चलो। और कुछ मिनटों के बाद रामदयाल जी अपनी बेटी महुआ का हाथ पकड़े जाते हुए बोले, गलती मेरी थी जो ऐसे खोखले लोगों को अपनी बेटी सौंप दी। अपने घर वापस आने के हफ्ते भर बाद महुआ ने रामदयाल बाबू से कहा, पापा, मैं अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हूँ। हाँ बेटा, तुम कॉलेज जाना शुरू कर दो। एक महीने बाद एक दिन महुआ कॉलेज से आई और सबिता जी से बोली, माँ भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। तू जाकर हाथ मुंह धो ले, मैं लेकर आती हूँ। 3-4 मिनटों के बाद सबिता जी जब प्लेट में मठरी और बिस्किट लेकर महुआ के कमरे में पहुंची तो महुआ की हालत देख उनके मुंह से जोरों की चीख निकल गई। महुआ अपने बेड पर बेहोश पड़ी थी। सबिता जी ने जल्दी से एम्बुलेंस बुलाया और महुआ को लेकर डॉक्टर के पास गई तो चेकअप कर डॉक्टर ने बताया, मुबारक हो, महुआ माँ बनने वाली है। घर आकर सबिता जी ने जब यह बात रामदयाल बाबू को बताई तो उन्होंने कहा, मैं जाकर अभी सर्वेश जी और अमरकांत बाबू से बात करता हूँ। शायद बच्चे के आने की बात से उनका मन पिघल जाए और वे महुआ को वापस बुला लें। दूसरे कमरे से अपने पापा की बात सुनती महुआ ने आकर कहा, नहीं पापा, प्लीज़ आप वहाँ मत जाइए। इतना अधिक अपमानित होने के बाद मैं वहाँ दोबारा कभी नहीं जाऊँगी, कभी नहीं। आशा करती हूँ दोस्तों आज की कहानी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।